इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के आर्यभट्ट सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की वर्षगांठ समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जहां उन्होंने सरदार पटेल के साहस, दृढ़ संकल्प तो वहीं दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि 562 रियासतों का विलय भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने का अद्वितीय उदाहरण है। जहां राज्यपाल ने उनके विचारों को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बताते हुए राष्ट्रीय एकता, सुशासन और समावेश विकास में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उल्लेख करते हुए इसे भारत की एकता, गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया है, तो वहीं नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाला भी आयोजन बताया। झारखंड में पहाड़ और नदियों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इसी दिशा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने 22 और 23 मई को 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की है। जानकारी देते चलें कि इस सेमिनार में देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञ तो वहीं विद्वान हिस्सा लेंगे और जहां मुख्य उद्देश्य पहाड़ों और नदियों को बचाने के लिए ठोस उपाय और कानूनों को बनाना है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और जिसमें नदी संरक्षण, पहाड़ों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जानकारी देते चले कि सेमिनार के माध्यम से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज को एक मंच पर लाकर प्रभावी रणनीतियां तैयार करने का प्रयास भी किया जाएगा। हम लोग अगले 22 और 23 मई को देश भर के जो नदियों पर काम करने वाले लोग हैं वो मिलकर जमशेदपुर में 2 दिन का सेमिनार कर रहे हैं कि नदियों पर और पर्वतों पर ये स्पष्ट कानून बनना चाहिए। पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, उनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। कोई कानून नहीं है देश में। नदियों में जल संसाधन विभाग के नाते कुछ कानून हैं, मगर पर्यावरण के नाते नदियों पर भी कोई कानून नहीं है। तो ये कानून बनना चाहिए। हम लोग सब जुटेंगे, जानकार लोग यहाँ। हम लोग कानून का ड्राफ्ट बनाकर भारत सरकार को, राज्य सरकार को देंगे कि नदियों को अगर सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, पहाड़ों को संरक्षित रखना है, तो ये कानून इस तरह का बनना चाहिए। तो इसलिए लोग प्रयास तो कर रहे हैं हर जगह, मगर सब प्रयास, सब कोशिश झारखंड में फेल हो जाती है, क्योंकि झारखंड में जो सरकार नाम की चीज़ है वो कहीं से भी सक्रिय नहीं है। उसकी प्राथमिकता में ये सब चीज़ें कहीं नहीं आती हैं। हम लोग जब सवाल पूछते हैं विधानसभा में तो सीधा उसका गलत उत्तर जाता है, और गलत उत्तर पर भी सरकार ढिठाई की तरह कहती है कि हमारे यहाँ जो नीचे से आया है वो हम आपको दे रहे हैं। तो हम नीचे वालों पर भरोसा कैसे नहीं करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक अपने 1 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे हैं और जहां उन्होंने सबसे पहले व्यवहार न्यायालय चाईबासा का दौरा किया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि न्यायिक कार्यों व सुविधाओं का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय के परिसर में स्थित बाल भवन का भी जायजा लिया है, जहाँ अधिवक्ताओं से मुलाकात करते हुए उनके कई सुझावों को उनके द्वारा सुना गया। जिला जज के चैम्बर में पहुंचकर उन्हें मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया और जहां मुख्य न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया है, तो जिससे कि हरी भरी और साफ सुथरी न्यायिक सुविधाओं का संदेश भी दिया। तो वहीं जानकारी देते चलें कि दौरे के अंतिम चरण में वह पश्चिम सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थल किरीबुरू के लिए भी रवाना हुए हैं और इस दौरे का उद्देश्य न्यायालय की कार्यप्रणाली, अधिवक्ताओं के अनुभव और स्थानीय न्यायिक सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।
खबर सरायकेला से है, जहां खरसावां जिले के 25वां स्थापना दिवस शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और जहां समारोह में जिले में समावेशी तो वहीं छाऊ कला से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने 25 वर्ष में जिले के विकास और भविष्य में संभावित प्रगति पर भी अपने विचारों को साझा किया और जहां उपस्थित लोगों ने भी अपने सुझाव और अनुभव रखे हैं, जहां विशेष रूप से सरायकेला की पहचान छाऊ कला से जुड़ी होने के कारण युवा पीढ़ी को भी इसमें शामिल करने और छाऊ के रोजगार के अवसरों से जोड़ने का इस पर मंथन किया गया है और जहां चर्चा भी की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए जिले के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। जनता और कलाकारों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाने के एक दिन बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जहां राघव चड्ढा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। और इस पर अब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा जैसे नेता जो आम आदमी के मुद्दों को राज्यसभा में प्रमुखता के साथ उठाते थे, उन्हें पार्टी ने नजरअंदाज किया है और जहां सिन्हा ने इसे इस्तेमाल करो और फेंको की राजनीति बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम भले ही आम आदमी से जुड़ा हो, लेकिन उनका व्यवहार यह उसके बिल्कुल ही विपरीत प्रतीत होता है। केजरीवाल हकीकत में लोगों का इस्तेमाल ही करते हैं। हमें ये लगता है कि नाम रखा है अपने दल का आम आदमी पार्टी, और जो व्यक्ति आम आदमी की समस्याओं को सदन के पटल पे प्रमुखता से रखने का काम कर रहा था, आम आदमी पार्टी ने उस आम व्यक्ति को पार्टी से दरकिनार कर दिया। तो ये यूज एंड थ्रो की बातें हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी में अंतर्द्वंद बहुत तेजी से चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, दिल्ली से वो रुखसत हो गए, तो वो पंजाब शिफ्ट होना चाहते हैं। और यही मामला है कि राघव चड्ढा को साइड किया गया। ये तमाम चीजें हैं, एजेंटी का मामला है इन लोगों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने हाल ही में बंगाल में हुई घटनाओं और प्रशासनिक कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के महाकाल मानक समय संबंधित बयान पर भी टिप्पणी दी। सीपी सिंह का कहना है कि सभी अधिकारियों और नेताओं को अपने कार्यों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। बंगाल में शुरू से ममता बनर्जी और ममता बानो द्वारा अराजकता फैलाई जाती है। वहाँ तो सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं, वहाँ तो सिर्फ ये है कि हिंसा। तो मैं यही कहूँगा कि ममता बनर्जी के इशारे पर वहाँ के एक कौम विशेष के लोगों ने, जिसमें AIM के भी लोग हैं, अलग अलग पार्टियों का लोग हैं, सबों ने मिलकर न्यायिक अधिकारियों को, 9 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना के रखा, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया है और गिरफ्तारियां भी हुई है। साजिशकर्ता जो, लेकिन ये साजिशकर्ता एक नहीं है ना, ये साजिशकर्ता तो घर घर में है। सिर्फ मालदा में साजिशकर्ता है ऐसा नहीं है, ये साजिशकर्ता तो देश के हर कोने में ये लोग हैं।
जो दिन रात साजिशकर्ता के रूप में है, पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, रोज़ पकड़ाते हैं, पाकिस्तान का एजेंट के रूप में पकड़ा रहे हैं। तो मैं ही कहूँगा कि जहाँ भी खोजिएगा ये साजिशकर्ता ही मिलेंगे। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, एक नसीहत मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जाते हैं बेल पर छूट के चले आते हैं। तो इनको नसीहत मिलना चाहिए और योगी जी जैसे लोगों की ज़रूरत है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, बंगाल में टीएमसी जो है, जो अधिकारी है उनको भी अपना नौकर की तरह ट्रीट करती है, अपने कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ का चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर सबको हटाने का काम किया। तो मैं कहूँगा कि वहाँ बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है और जब तक लोकतंत्र के अंदर बंगाल की जनता को निर्णय लेना है कि कैसे ममता बनर्जी को बंगाल से खदेड़ना है, तब तक ये संभव नहीं है। ये पश्चिम बंगाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चतरा शहर से है, जहां आसपास के इलाकों में लगातार हुई 3 ब्लाइंड मर्डर की घटनाओं ने आम जनता में भय और असुरक्षा की स्थिति को पैदा कर दिया है। जानकारी देते चले कि 7 मार्च को सदर प्रखंड के कार्यालय के पास युवक अनिस सिंह की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और इसके बाद 24 मार्च को किशुनपुर में भी गीता देवी की निर्मम हत्या कर दी गई और आज एक बार फिर से 4 अप्रैल को डॉक्टर जोगेंद्र यादव के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। और इन तीनों मामलों में अब तक कोई भी अपराधियों का किसी भी तरीके से कोई सुराग नहीं लग सका है और जिससे कि प्रशासनिक कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं नागरिकों का कहना है कि अगर तुरंत ही कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा और जिससे कि आम लोगों की सुरक्षा खतरे में तो पड़ेगी ही, साथ ही साथ जिले की पुलिस कप्तान सुमित अग्रवाल से भी मांग की गई है कि मामले की गहनता के साथ जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उनका नाम जोगेंद्र प्रसाद यादव हुआ, मेरे बड़े भैया हैं। 6:30 बजे शाम को घर से निकले के आ रहे हैं उटामल से। 7 साढ़े 7 बजे या तो हम लोग फ़ोन किए कि अभी तक आए नहीं हैं। फिर खोजबीन भी हम लोग चालू किए, यहाँ तक कि रात भर हम लोग रह गए, चतरा तरफ इधर ही खोजते रह गए। सुबह फिर देरिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं, कोई दुबे जी हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज आया, फ़ोन आया कि एक आदमी जो है टुड़ाक जंगल में उनका लाश एक पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिए। तब आए थे यहाँ, हम लोग देख रहे हैं कि सच में उनका लाश पड़ा हुआ है। सब बड़ा बाबू भी बोले कि लग तो रहा है वैसा ही है कि मर्डर ही है। और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कानून के हवाले किया जाए। सुनील जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है बेहद ही भयभीत भी है और बीते महीने की बात की जाए तो 2 हत्या की गई और उसके बाद इस महीने के शुरुआती दौर में भी आज भी एक बार फिर से हत्याकांड की खबर सामने आई। लेकिन जब पुलिस की कार्यशैली की बात आती है तो बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। क्या कुछ ताजा अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी निकिता, मैं बता दूं कि चतरा जिले में लगातार ब्लाइंड 3 मर्डर होने से चतरा के लोग काफी दहशत ज़दा हैं और यहाँ जो हत्या हुई है उन हत्या में शामिल किसी भी अपराधी को अब तक शिनाख्त नहीं किया गया है। और इस हत्या से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग हैं, वो काफी मर्माहत है और न्याय की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि हमें पुलिस प्रशासन की ओर से कब तक न्याय मिल पाएगा और दोषियों के शिकंजे में कब तक आ जाएगा। इसके लिए चतरा के आम जनता और आम ग्रामीण भी जो है सो परेशान दिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये पूरे घटने क्रम में जो भी लोग शामिल है, जो भी अपराधी है, जो भी सरगना है, उसका शिनाख्त होना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये मामला तो बेहद भयभीत करने वाला ही है, लेकिन जो महीना गया है उसमें भी 2 ऐसे हत्याकांड हुए जो कि अभी पूरे तरीके से ब्लाइंड हैं और एक भी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है।
ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पूर्व अनीत सिंह की हत्या हुई थी, उसकी पत्नी कई बार थाने में जाकर के गिड़गिड़ाई है अपने पति की न्याय के लिए, और वे कई बार आग्रह किए हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारे हत्यारे को जल्द जो है सो खुलासा किया जाए और मुझे न्याय मिले। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी उचित जगह पर और अपराधियों को शिनाख्त नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए। ठीक है सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक 3 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां अभी तक भी झारखंड पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, और आज जिस तरीके से यह मामला सामने आया, परिवार की ओर से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अयोध्या पर्व कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। और इसके अलावा बैठक में पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति और पार्टी की आगामी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो, इस कार्य के लिए चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। चुनाव के समय में चुनाव आयोग का दायित्व रहता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का उसका उपयोग और निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से जो व्यवस्था करना है वो करें। बंगाल का एक चरित्र, एक पक्ष है जहां पर कोशिश किया जाता है कि आपराधिक गतिविधियों से उपद्रवी पैदा करके ऐसे माहौल बनाना जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि इन सारे चीज़ों पर चुनाव आयोग ध्यान रखेगी। आज कुछ अधिकारी भी टीएमसी का प्रचार कर रहे थे, जिसको हटा दिया है चुनाव आयोग ने, संज्ञान लिया है कि वहाँ सरकारी अधिकारी लोग हैं वो टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यही सारा बात अब चुनाव आयोग को ही देखना है, इसमें हमारा टिप्पणी करने का कोई विषय नहीं है। मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, वहाँ पर इन सारी बातों का ध्यान रखे। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास पश्चिम बंगाल में बढ़ा है और निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पश्चिम बंगाल के जनता के हित में होगा। अयोध्या का ये पर्व नहीं है, बल्कि जो हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी लोक परंपरा है, उसकी अभिव्यक्ति का एक फोरम है। आपने देखा कि जिस तरह से हर समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे वो साहित्य से जुड़े हुए हों, चाहे कला से जुड़े हुए हों, चाहे वो दार्शनिक हों, चाहे लेखक हों, उन सब लोगों के समागम। तो ये आपने देखा कि सब ने इस बात को स्वीकार किया कि आज राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो छोड़िए, सबरी के भाव को, सबरी के चरित्र को, इससे साफ है कि अगर आपकी आस्था है और आपकी श्रद्धा है तो वो भाव आपकी उस अनुभूति को पहुंचाता है कि जिससे है। आज कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चीज़ों को इसमें करती है, तो जो लोग सवाल उठाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, वो भगवान राम पे सवाल कैसे उठा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के करोड़ों लोगों का, देश के हर सनातन के लोगों के मानने वालों के आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और वो अपने को कहेंगे कि हम हिंदू हैं और उसके बाद अयोध्या जाएंगे नहीं। उनको अगर आमंत्रित किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में तो उसमें जाएंगे नहीं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह कभी गए नहीं, राहुल गांधी कभी गए नहीं, सोनिया गांधी कभी गई नहीं। तो उनको ये सवाल पूछने का क्या हक है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का इस्तेमाल करती है? अरे भगवान राम को हम हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, और देश के करोड़ों करोड़ों लोग जिनकी सनातन में आस्था है, मुझे लगता है उनकी कोई आस्था है नहीं। वो केवल तुष्टीकरण के नाते इस चीज़ों का विरोध करते हैं। आज मैं लल्लू सिंह जी को बधाई दूंगा कि लल्लू सिंह जी ने कम से कम ये एक 3 दिन का जिस तरह से अयोध्या पर्व पे उन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया है और जिस तरह के विमर्श हो रहे हैं, इससे केवल अयोध्या के सनातन का विमर्श नहीं हो रहा, अयोध्या के भविष्य का भी विमर्श है। और अयोध्या के विमर्श
भविष्य प्रासंगिकता है। जिस तरह से अयोध्या आउट ऑफ बाउंड होती थी, अयोध्या में गोलियां चलती थी, कर्फ्यू लगता था, आज अयोध्या में पूरी दुनिया से लोग पर्यटक आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों के मन में हैं, जिनको सनातन में नहीं आस्था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के फैसले के बाद राजनीतिक हलके में अब हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई और इस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा इस्तेमाल करो और फेंको की राजनीति में माहिर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान उभरे, लेकिन बाद में उनके समर्थन में खड़े लोगों को ही किनार कर दिया। ये केजरीवाल जी का रिकॉर्ड रहा है, मास्टर ऑफ यूज एंड थ्रो रहे हैं। कभी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से वो उपजे थे, सामने आए थे और बाद में उन्हीं से किनारा कर लिया। जितने उनके पुराने साथी थे वो सब एक एक करके उनको छोड़ते चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ की राजनीति से बाज नहीं आए। राघव चड्ढा मुझे लगता है उनके पार्टी के एक स्तंभ थे, फाउंडिंग मेंबर्स में थे, अब उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्यों साहब, केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इनका कहना है कि उस समय आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं आए। तो क्या आदमी का भीतर का नैतिक बल नहीं होता है? कभी आम आदमी को ताकत देने के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी आज पूरे तरीके से विपरीत धारा में बह रही है। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं मारुति से मुख्यमंत्री के दफ्तर जाऊंगा, और अभी देखिए जो माफ़ कीजिएगा, जो पंजाब में उनको सिक्योरिटी मिलती है, 35 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, और जो घर बना रहे थे वो शीश महल, वो पता नहीं 40-50 करोड़ कितने का घर था। तो जितनी चीज़ें उन्होंने कही थी सबको छुटला दिया और पुराने साथियों को एक एक कर। अब खबर सरायकेला बाजार से है, जहां लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया और हादसे में पास से गुजर रही यात्री बस बाल बाल बच गई। आपको जानकारी देते चले कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसमें सामने आया है कि ट्रक का टायर फटने से वाहन नियंत्रण खो बैठा था और जहां यह दुर्घटना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समीप सरायकेला चाईबासा के मुख्य मार्ग पर हुई है, और जिससे कि सड़क पूरी तरह से जाम हो गई और जिसके कारण लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर ट्रक को हटाने का प्रयास जो है वो लगातार पुलिस की ओर से जारी है, लेकिन अभी तक भी जाम नहीं खुल सका है। अभी 1 घंटा पहले सूचना मिला कि ऐसा गाड़ी का चक्कर टूट गया है। हम लोग तुरंत पहुँचे घटनास्थल पे और अभी क्रेन मंगाया है, तुरंत अभी आधा घंटा में हर रोड क्लियर कर देंगे। 4 बजे हुआ घटना, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए, क्या हुआ बोल के आवाज़ किया हम, इसलिए आए हम लोग देखने के लिए। उसके बाद देख रहे गाड़ी पूरा ये हो गया, रोड जाम हो गया। उसके बाद हम लोग 3 खूंटा उठाए, उसके बाद गाड़ी निकल रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।